कांग्रेस सत्ता में आने के लिए प्रयत्नशील है, अर्थात मध्य प्रदेश। एक जहां वह सत्ता में, वो सत्ता में बने रहने के लिए प्रयत्नशील है, यानी छत्तीसगढ़। दोनों में ही घूम लिया आप। कहां हालात ज्यादा चुनौतीपूर्ण है? मुझे लगता है चुनौतीपूर्ण नहीं है। मुझे लगता है कि दोनों जगह हम सरकार बनाएंगे, और मुझे लगता है कि प्रबल और प्रचंड बहुमत के साथ बनाएंगे। आपने कहा कि दो जगहों पर एक प्रयत्नशील है और एक में हम अपनी सरकार को दोबारा रिपीट करने के लिए प्रयत्नशील है। मुझे ऐसा लगता है कि हालात दोनों के एक ही हैं जी। भाजपा के शासन से मध्य प्रदेश में लोग त्रस्त है, 18 साल का शासन है और काम के नाम पर नीलबटा सन्नाटा है। बेरोजगारी, महंगाई, उन सब चीजों पर चर्चा ही नहीं है। छत्तीसगढ़ में लोगों को लगता है कि सरकार ने काम किया है और उनके हर काम में रोड़ा अटकाने का काम केंद्र सरकार ने किया है। तो मुझे ऐसा लगता है, और इसलिए उनके घटक दल आजकल ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि परिस्थितियां समान है। लोग मुद्दों की बात करना चाहते हैं और हम मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। बारी बारी से दोनों राज्यों पे बात कर लेते हैं। पहले छत्तीसगढ़ पे बात कर लेते हैं। बहुत अच्छा काम किया आपने। इतना अच्छा काम करने के बाद भी 22 विधायकों को घर बिठा दिए। ऐसी नौबत क्यों आ गई आपकी? मुझे लगता है अच्छी बात है, और इसलिए अच्छी बात है क्योंकि राजनीति में लोकतंत्र के दरवाजे ऐसे ही खुलेंगे, लोकतंत्र के जो रोड़े हैं वो ऐसे ही हटाए जाएंगे जब आपको लगता है कि जीतने के लिए अगर कुछ लोगों ने परफॉर्म नहीं किया है। आप एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, आप साल में एक बार उनका केआरए रिव्यू करते हैं, उनका परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है। राजनीतिज्ञों का क्यों नहीं होना चाहिए? अगर आपको लगता है कि कुछ एमएलए ने परफॉर्म नहीं किया है और वो चुनाव नहीं जीत सकते हैं, तो हमारी इतनी सशक्त पार्टी है कि हमारे पास उनके रिप्लेसमेंट कैंडिडेट्स है। ये अच्छी बात है। मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा काम सरकार करती है, लेकिन अगर सरकार को लगता है कि कुछ उसमें से लोग जो कॉग इन द व्हील अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो उनको घर बैठाना चाहिए। मुझे लगता है ये साहसी चीज, और कांग्रेस ने शुरुआत करी है, इसका स्वागत होना चाहिए। स्वागत कर दे, पर 1 महीने पहले तक तो यहाँ का पूरा प्रदेश नेतृत्व बता था कि सारे विधायकों ने बहुत अच्छा काम किया है। भेंट मुलाकात के माध्यम से मुख्यमंत्री सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचे थे। उसके आधार पर उनका भी आकलन था कि सभी विधायकों का काम बहुत बेहतरीन है। पर फिर पार्टी के फैसले से लगा कि भाई विधायकों का काम इतना अच्छा भी नहीं है। देखिए, सरकार जब काम करती है तो यह अपेक्षा होती है कि विधायक उस काम की एक वर्चुअस साइकिल को आगे बढ़ाएंगे जी। मुझे ऐसा लगता है कि प्राथमिक आकलन जरूर ये रहा होगा कि सरकार ने अच्छा काम किया, विधायकों ने अच्छा काम किया है। मुझे नहीं लगता इन विधायकों ने विफल काम किया है, लेकिन इनसे बेहतर कोई कैंडिडेट हो सकता है, उसमें ज्यादा आपको उम्मीद नजर आ सकती है। लोग शायद चाहते हैं कि प्रत्याशी चेंज हो, तो मुझे लगता है ये अच्छी बात है, ये होनी चाहिए। क्यों किसी की बपौती एक सीट बन जाए? जी, क्यों किसी की बपौती एक सीट बन जाए। प्रत्याशी चयन से आगे बढ़ते हैं। ऐसा 5 साल में छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बतौर राष्ट्रीय प्रवक्ता क्या बदल दिया आपने, जिसके तहत आपको लगता है कि आपने बहुत अच्छा काम किया? बांटना ही क्या बेहतर काम है, या इसके इतर भी आपको लगता है कि देखिए ये काम हमारी सरकार ने करके दिए जो माइलस्टोन के तौर पर देखे जाने चाहिए? बांटना क्या है? आप जिसको बांटना कह रहे हैं उसको मोदी जी यहां आकर या अन्य जगह रेवड़ी कहते हैं जी। मुझे लगता है कि अंततोगत्वा लड़ाई देश की राजनीति में, छत्तीसगढ़ इंक्लूडेड, रेवड़ी बनाम रबड़ी की हो गई है जी। गरीब के लिए, वंचित के लिए, शोषित के लिए, पिछड़े के लिए, आदिवासी के लिए, किसान के लिए कुछ किया जाएगा तो वो रेवड़ी है जी। और एक मित्र विशेष के लिए किया जाएगा, रबड़ी परोस परोस कर दी जाएगी, उस पर चर्चा नहीं होगी। मुझे लगता है सरकारों का काम होता है जनहित कल्याणकारी योजनाएं लाना। मुझे लगता है सरकारों का काम होता है कि उन लोगों के लिए काम करना जो मुख्य धारा से बाहर है। किसानों के लिए अगर 40 लाख लोगों को गरीबी की सीमा रेखा के ऊपर छत्तीसगढ़ की सरकार लाई तो ये बड़ी उपलब्धि, और ये हमारा डेटा नहीं है, नीति आयोग का डेटा है। अगर 44 लाख परिवारों को हाफ बिजली बिल का लाभ पहुंचा तो ये बड़ी बात है। अगर किसानों को जो 12 लाख पंजीकृत थे 25 लाख अब हो गए, जिनको सबसे ज्यादा दाम पर धान खरीदा जा रहा है और सरकार उसमें रोड़ा अटकाती है केंद्र सरकार, तो ये अच्छी बात है, ये होना चाहिए। अगर इसको कोई बांटना या रेवड़ी कहता है तो इसका हिसाब तो जनता करेगी। जनता को ये हमारा क्योंकि असम्मान नहीं, जब आप इसको रेवड़ी कहते हैं और आप रबड़ी परोस रहे हैं तो जनता समझ रही है इस बात को और जनता इसका करेगी। तो जनता के स्तर पर तो कहना है कि प्रधानमंत्री आवास मिलने थे इन 5 सालों में, छत्तीसगढ़ सरकार के कारण से वो आवास नहीं मिल सके। भाजपा ने अभियान चलाया, मोर आवास मोर अधिकार, क्या कहते हैं? मुझे ऐसा लगता है एक तो पीएम आवास योजना पर कुछ बातें हैं जो जनता के समक्ष होनी चाहिए। उसमें से एक ये योजना है कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो था वो 50-60% बढ़ गया और प्रोजेक्ट जो है वो 3 साल डिले चल रहा है। बहुत सारी यहाँ पर जो प्रस्तुति थी आवास की
उस पर केंद्र सरकार कुंडली मार के बैठी रही। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुद्दे की बात करिए, यहां पर आकर जुमले करना, यहां पर आकर लोगों को भ्रमित करना, यहां पर आकर आपने एमओयू किया 81 मेट्रिक टन 86 मेट्रिक टन चावल खरीदने का, खरीदेंगे आप 61, ये दोहरा मापदंड है, यहां से कम खरीदिएगा और कर्नाटका को बोलिएगा हमारे पास है नहीं क्योंकि आप वहां पर योजना नहीं लगवाने देना चाहते। तो मुझे लगता है कि हर जगह तू डाल तो मैं पात की हमारी बात है। आपने हमें वहां नहीं करने दिया, हमने उतना पैसा लोगों के खाते में डाला। आपने यहां पर हमारे लिए रोड़ा अटकाया कि एमएसपी से ऊपर की खरीद होगी, आप प्रोक्योर नहीं करोगे, हमने लोगों के राजीव गांधी न्याय योजना के माध्यम से लोगों के उसमें डाला। मुझे ऐसा लगता है कि जो आपने सवाल किया कि भाजपा ये कह रही है, भाजपा तो यहाँ कर बहुत और बड़ी बातें कह रही है। भाजपा यहाँ कर कह रही है कि बस्तर का जो स्टील प्लांट है उसका विनिवेश नहीं होगा, वो डाइवर्स नहीं होगा। लेकिन आज भी दीपम की और फाइनेंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर वो है, आज भी फाइनेंस मिनिस्टर ये कहती हैं लोकसभा में कि नहीं उसका तो विनिवेश होगा। तो कोई तो एक भ्रमित कर रहा है, या तो प्रधानमंत्री कर रहे हैं या वित्त मंत्री सदन को कर रही है। कौन इसमें से गलत और झूठ बोल रहा है, इसका फैसला आप करिएगा। नहीं, इसका फैसला तो जनता ही करेगी, आपकी आप तरफ भी से कर तो सकते हैं, पैरवी अधिकार है। की जाएगी। जी। लेकिन हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जी। अगर मोर आवाज के संदर्भ में आपकी ये दलील है और आप बोल रहे हैं कि आपने काम बहुत अच्छा किया, आम आदमी के लिए काम किया, अभी मुख्यमंत्री जी ने फिर ऐलान किया है कि अगर हम सत्ता में वापस आए तो किसानों की कर्ज माफी फिर करेंगे। अगर काम अच्छा हुआ, किसानी को बेहतर किया गया, तो कर्ज माफी की नौबत क्यों आ रही है? क्या ऐसी घबराहट है जिसके चलते कर्ज माफी को कहना पड़ रहा है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। मुझे लगता है देश काल परिस्थिति देखकर निर्णय लिए जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ के किसानों, जो 40 लाख लोग गरीबी की सीमा रेखा से बाहर आए, उसमें से बहुत सारे किसान थे। मुझे ऐसा लगता है सरकार ने पहले कर्जा माफी करी और उसके बाद सरकार ने बड़े दाम पर खरीद करी, धान का प्रोक्योरमेंट किया, ये सब अच्छी चीजें करी। लेकिन इस शासन काल के दौरान कोरोना काल भी आया। इस शासन काल के दौरान 2-2.5 साल ऐसे थे जो कोरोना में बीते, जिससे जरूर एक लोन के कुचक्र में, एक ऋण के कुचक्र में किसान फंसे होंगे, इसमें मुझे कोई भी संशय नहीं है। तो मेरा अपना मानना यह कि जब ऐसा हुआ तो जरूरी है कि सरकार खाका बनाने के बाद आगे की बात करे, और आगे की बात में अगर किसान का कर्जा माफी दोबारा करना पड़ेगा तो बिल्कुल करेंगे। केंद्र की सरकार कहती है सब चंगा सी बहुत बढ़िया चल रहा है, तो आपको 12 लाख करोड़ की कर्जे क्यों माफ करने पड़े अमीर आदमियों के? आपको 10 लाख करोड़ बट्टे खाते में क्यों डालना पड़ा? आपको कॉर्पोरेट टैक्स क्यों कट करना पड़ा? आप एक भी आदमी को जो आपको ऊपर चूना लगा के विदेश भाग गया उसको वापस क्यों नहीं लेके आ पाए? तो मुझे ऐसा लगता है कि दोहरे मापदंड किसानों, मजदूरों, गरीबों के लिए और धन्ना सेठों के लिए नहीं हो सकते। अगर कर्जा माफी ये गलत है तो कर्जा माफी वो भी गलत है, और अगर वो सही है तो ये उससे ज्यादा सही है। नहीं, हमने तो ये बात की नहीं कि वो कर्ज माफी सही है। हमारा तो आपके दावों के साथ में सवाल है। सवाल इसलिए है कि पिछले 5 साल में इस प्रदेश को यह बताया गया है कि जब से भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार आई है, किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आया, किसानों का जीवन बेहतर हुआ, खेती किसानी लाभ के धंधे में तब्दील हुआ। अगर सब कुछ इतना अच्छा हुआ तो लोग 40 लाख लोग गरीबी की रेखा से ऊपर भी आ गए, आपने स्वयं नीति आयोग के हवाले से बताया। तो सब कुछ इतना ठीक है, तो फिर कर्ज माफी का ऐलान इस वादे के साथ कि अगर सत्ता में आए तो हम फिर कर्ज माफी करेंगे, तो क्या सत्ता में नहीं, मेरा सवाल ये, क्या सत्ता में आने को लेकर कोई संशय है इसलिए कर्ज माफी के हथियार को फिर अपनाना पड़ रहा है? क्योंकि 2018 के हम लोग साक्षी हैं कि कांग्रेस का जन घोषणा पत्र, जिसमें कर्ज माफी और 2500 रुपए की दर पर प्रति क्विंटल धान की खरीदी, इन दोनों ने चमत्कारिक परिणाम दिए। तो क्या उन्हीं हथियारों को फिर से आजमाने का इरादा? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है संशय तो रत्ती भर भी नहीं है। 75 पार करेंगे, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। और जिस तरह से भाजपा धाराशायी और हतोत्साहित और मुद्दा विहीन नजर आती है यहाँ पर, वो आंकड़ा और भी बढ़ सकता है, मुझे बिल्कुल भी संशय नहीं है। लेकिन मैं पुनः उस बात को दोहराऊंगी कि हमने बहुत क्रांतिकारी काम किए, किसानों के जीवन में अमूल परिवर्तन हुआ। लेकिन अगर उसके बाद भी हमें लगता है कि कुछ कसर बाकी है तो उस कसर को पूरा करेंगे, इसमें मुझे नहीं लगता कोई आपत्ति होनी चाहिए। मुझे लगता है ये प्रतिबद्धता है जी, ये प्रतिबद्धता। और थोड़ा मध्य प्रदेश की तरफ भी रुख कर लेते हैं, वहां के संदर्भ में तो आपके पास प्रत्यक्ष जिम्मेदारी है। तो मध्य प्रदेश में क्या देख रही हैं? 2018 में जैसे तैसे सरकार बनी थी, पर 2020 में रही नहीं। लोग वहां पर दलील देते हैं भाजपा के नेता, ये करना तो राहुल गांधी जी को तो करना हमें पड़ा। उन्होंने कहा था कि 10 दिन में कर्जा माफ कर देंगे, और नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री हटा देंगे, और राहुल जी ने नहीं हटाया तो हम लोगों को हटाना पड़ा। क्या जवाब है सुप्रिया जी? भारतीय जनता पार्टी 18 साल से शासन में है मध्य प्रदेश में जी, और मध्य प्रदेश पर जो कर्जा है वो लगातार बढ़ा है।
मध्य प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ी है, मध्य प्रदेश में वित्तीय घाटा बढ़ा है। मध्य प्रदेश का ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो ठोक कर ताल ये कह सके कि हमारी उन्नति हुई है, हमारी प्रगति हुई है। मुझे लगता है मध्य प्रदेश एक हेट लेबोरेटरी भी बनाया गया है भाजपा का, और 18 साल के कुशासन के बाद लोग त्रस्त आ चुके हैं। लोग ये भी नाराज हैं कि उन्होंने सत्ता परिवर्तन किया था, 2018 में सत्ता परिवर्तन हुआ था, कांग्रेस के हाथ में कमान दी थी, बहुत सारे कारण, और उसमें से एक मताधिकार की अवमानना, चोरी और डाके डाल के बनाई हुई सरकार के चलते लोग इस बात से खुश नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है इस बार प्रचंड बहुमत से कांग्रेस को जिताएंगे। मेरा अपना मानना है कि कांग्रेस की 15 महीने की सरकार ने बहुत सारी चीजें की थी, और उसमें से काफी सारी क्रांतिकारी चीजें की थी। अगर आज भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई ना होती तो ना शिवराज जी को घर बिठाने की तैयारी होती, ना मोदी जी को जाके वो वक्तव्य देने पड़ते जो वो हिमाचल से लेकर कर्नाटका तक दे रहे थे। मैं मध्य प्रदेश में घूमती हूँ, बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी हुई है, हर जगह मोदी जी नजर आते हैं, तो कहीं पर मेरे सूत्र ये भी बताते हैं कि हो सकता है इतना मोह कि मोदी जी ही विधायकी का भी चुनाव लड़ रहे। भाई ग्राम पंचायत सरपंच से लेकर लोकसभा का चुनाव एक मोदी जी ही अकेले लड़ेंगे, तो शिवराज जी हो गए या यहाँ पर आप यहाँ के लीडरशिप, ये लोग क्या करेंगे? ये एक्सपेरिमेंट हिमाचल और कर्नाटका में फेल हो चुका है। हिमाचल में अपना दूसरा घर बताया था, कर्नाटक में कहा था मेरे नाम पर वोट दीजिए, दोनों जगह जनता ने नकारा है। तो मध्य प्रदेश भी सबक सिखाएगा इस। तो मध्य प्रदेश में मोदी जी का चेहरा देखकर आपको भय लगता है या मोदी जी का चेहरा देखकर आपको आनंद आता है? मुझे तरस आता है, मुझे तरस इस बात का आता है कि एक चुनी हुई सरकार है, उस सरकार को आपने गिराया, आपने अपना एक मुख्यमंत्री बनाया जो उनके पास 18 साल का शासन का एक्सपीरियंस है, और उसके बाद आपको अपना चेहरा लगाकर वोट मांगना पड़ रहा है, और एक 10 लोगों के झुंड में आपको ढूंढना पड़ता है कि शिवराज जी कहां पर हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो लोकल लीडरशिप के साथ हो रहा है वो गलत है, वो उससे मेरा लेना देना नहीं है। लेकिन मोदी जी की तस्वीर हर जगह जब लगी नजर आती है तो ये पता चलता है हार निश्चित है, क्योंकि मैंने ये तस्वीर हिमाचल में भी देखी है, मैंने ये तस्वीर कर्नाटका में भी देखी है, अब मैं इसको मध्य प्रदेश में भी देखी। तो फिर आपके यहाँ इतनी बदहवासी क्यों है? रोज टिकट घोषित हो रहे हैं, रोज टिकट बदल रहे हैं। इतना व्यवस्थित राजनीतिक दल होने का दावा करने वाली कांग्रेस मध्य प्रदेश में इतनी अव्यवस्थित क्यों है? नहीं, मुझे नहीं लगता अव्यवस्थित है। मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं, और 230 सीटों में कुछ सीटें बदल जाना कोई अव्यवस्था की परिचायक नहीं है। मुझे लगता है बहुत सारी चीजें जो हैं वो किसी सर्वे पे निर्धारित होती हैं, वो कुछ और चीजों पे निर्धारित होती है। फिर आपको लगता है कि शायद एक सीट बदलने से आसपास की सीटों पे फर्क पड़ेगा, तो सीटें बदली जाती हैं। मुझे नहीं लगता कि ये अव्यवस्था की परिचायक है। मुझे लगता है कि ये सजगता की, और मुझे लगता है जो अगर कार्यकर्ता की कहीं से डिमांड आ रही है तो आपको उस पर कभी कभी झुकना पड़ता है। आप कई बार के विधायक और जो आपकी 15 महीने की सरकार थे उस दौरान विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका में थे, उनकी टिकट काट देते हैं, फिर उनको टिकट देते हैं। इसके बावजूद भी सुप्रिया जी जो स्वयं प्रखर पत्रकार रही हैं, उन्हें लगता है इसमें कुछ अव्यवस्थित नहीं है। नहीं, मुझे नहीं लगता कोई अव्यवस्थित है। मैं प्रखर पत्रकार थी, मैं राजनीतिज्ञ हूँ। कब लगेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है 230 सीटों में अगर 6-7 सीट इधर उधर बदली जा रही है तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कई बार जैसा कि मैंने कहा कि काल परिस्थिति देखकर हो सकता है कि सर्वे में वो नंबर 2 पे रहे हो, लेकिन उनके चुनाव लड़ने से आसपास की सीटों पर हो सकता है उसका ज्यादा अच्छा प्रभाव हो, तो उस सबके चलते होता है। मुझे लगता है कि जो लोग टिकट वितरण करते हैं उनका लंबा एक्सपीरियंस रहा है, और सीईसी हमारे यहाँ बैठती है, हमारे यहाँ 1.5 लोग तय नहीं करते हैं, सीईसी बैठती है, और उसमें जब निर्णय किया जाता है तो आपको उसका सम्मान करना पड़ेगा। आपने छत्तीसगढ़ में 90 सीटें घोषित की, एक भी नहीं बदला। मध्य प्रदेश में 230 की, अभी तक 7 बदल चुके हैं। होड़ लगी हुई है, कौन अपने यहाँ पे कितने ज्यादा पुतले जलवा दे, कौन कितने ज्यादा मुर्दाबाद करा दे, कौन कमलनाथ जी के घर को ज्यादा संख्या में घिरवा दे। क्या देखती हैं इस दृश्य को? तो नहीं लगता कि कांग्रेस आत्मघात करने के लिए बहुत प्रयत्नशील है? जो आप आत्मघात कह रहे हैं उसको मैं बहुत जीता जागता सजग लोकतंत्र कहती हूँ, कि एक ऐसी पार्टी है जहां पर ये हो सकता है। कपड़े तो भारतीय जनता पार्टी में भी फट रहे हैं जी। कपड़े तो ऐसे फट रहे हैं कि जो जहां के कैंडिडेट मध्य प्रदेश में कपड़े फाड़े जा रहे हैं, भूपेंद्र यादव जी आए थे उनके सामने हो रहा है। कपड़े तो ऐसे फाड़े जा रहे हैं कि कुछ राजस्थान के उनके एमपी और शिरोमणि कैंडिडेट्स हैं जो घर से नहीं निकल पा रहे हैं। वो सब अलग बात है। मुझे लगता है कि कार्यकर्ताओं की कुछ अपेक्षाएं होती हैं, और कई बार पार्टी को उन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सजग रहना पड़ता है, और शायद उसका ये प्रतीक है। पर भारतीय जनता पार्टी तो मध्य प्रदेश को लेकर आश्वस्त है कि ऐसी क्रांतिकारी योजना हमने लाडली बहना के रूप में दी है कि टूटे पड़ रहे हैं लोग।
भाजपा को वोट देने के लिए सुप्रिया जी? घबराहट तो नहीं होती? उनके दावे थे। लोग टूटे पड़ रहे हैं और मामा जी जा के कह रहे हैं जब चला जाऊंगा तो बहुत याद आऊंगा। तो उन्होंने तो हथियार ऑलरेडी डाल दिए, उन्होंने तो ऑलरेडी मन बना लिया कि जाने वाले। वो लोगों से जाके कहते हैं ऐसा भाई हूं, जब चला जाऊंगा तो बहुत याद आऊंगा। तो मुझे नहीं लगता, चुनाव आया और आपने एक योजना अनाउंस कर दी, आपको तो 18 साल का फलसफा करना है ना। हम छत्तीसगढ़ में आज चुनाव लड़ रहे हैं, हमने एक रिपोर्ट कार्ड बनाया है, हमने 95% अपने घोषणा पत्र के वादे पूरे किए। राजस्थान का भी यही हाल है, हम उसके बेसिस पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आप 18 साल के बाद अभी भी 2 महीने पहली हुई अनाउंस स्कीम को क्रांतिकारी बताते हैं, तो पता नहीं ये शायद राजनीतिक अपरिपक्वता ज्यादा है। पर लाडली बहना के संदर्भ में आपका नजरिया क्या है? क्या यह योजना भाजपा को मददगार है या आपको लगता है कि इसका कोई फायदा नहीं? मुझे लगता है जो मध्य प्रदेश की बहनें हैं, जो मध्य प्रदेश की लाडली बहनें हैं, वो ये समझती हैं कि ये चुनावी पैतरा है। लेकिन मध्य प्रदेश की वो बहनें ये भी जानती हैं कि लगे हुए कर्नाटक में हमने चुनाव के बाद पहली कैबिनेट मीटिंग में गृह लक्ष्मी और गृह ज्योति योजना को क्रियान्वित किया और आज वो चल रही है। आज हम 2,500 रुपए महीना दे रहे हैं। हम जब कहते हैं कि हम 1,500 रुपए महीना खाते में डालेंगे तो ये हमारा एक खाका है। हम जब कहते हैं कि हम 500 रुपए का सिलेंडर देंगे, हम राजस्थान में करके दिखा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वचनों और जुमलों में जो अंतर है वो मध्य प्रदेश की बहनें समझती हैं। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से तमाम अपने सीनियर लीडर्स को मैदान में उतार दिया भारतीय जनता पार्टी ने, अगर ये बौखलाहट और घबराहट नहीं है तो क्या उसने लड़ाई को कितना गंभीर कर दिया? गंभीर नहीं किया है, उन्होंने भाजपा की बौखलाहट और घबराहट को दिखा दिया है। आज भाजपा के बड़े बड़े नेता चुनाव लड़ रहे हैं, वो नेता जो अनाउंस कर रहे हैं कि मैं तो बड़ा नेता हूं, मुझे तो हवाई जहाज से और हेलीकॉप्टर से उड़ के लड़ना था, मुझे जबरदस्ती यहां भेज दिया गया है। तो ये तो मोदी जी का एक षड्यंत्र और साजिश भी है, एक पूरी खेप को खत्म करके घर बिठाने की। ये सारे लोग चुनाव हार रहे हैं। मुझे लगता है ये भाजपा की बौखलाहट और घबराहट भी दिखाता है। इनको लगता है कि ऐसे जाने से माहौल बदल जाएगा, माहौल बदलेगा नहीं। ये साफ करता है कि कितना डरे हुए हैं ये लोग। 2018 में ये काम आपने छत्तीसगढ़ में किया था। चरणदास महंत लंबे अरसे के बाद विधानसभा का चुनाव लड़ाए गए थे। ताम्रध्वज साहू पिछड़ा वर्ग गोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, सांसद थे, उनको भी विधानसभा का चुनाव लड़वा दिया था। आपको नहीं लगता है कांग्रेस ने रास्ता ठीक दिखाया भाजपा को? भाजपा मध्य प्रदेश में 15 साल के कुशासन के बाद कांग्रेस ने ऐसी रणनीति से चुनाव लड़ा था छत्तीसगढ़ में कि हमारी 71 सीटें हैं आज 90 की विधानसभा में। 18 साल के कुशासन के बाद मध्य प्रदेश में भाजपा को अपने केंद्रीय मंत्रियों को लड़ाना पड़ रहा है। ये उन केंद्रीय मंत्रियों के बारे में भी बहुत कुछ कहता है और उससे ज्यादा 18 साल के बारे में कहता है। आप 15-18 साल का कुशासन बोलती हैं, पर लगातार जनता तो हर 5 साल के बाद उन्हें जिताती आ रही है। और अभी भी वो दलील देते हैं कि 2018 में ठीक है हमारी 5 सीटें कम रही, कांग्रेस को नहीं मिला, वो 1 लाख वोट हमारा ज्यादा आया। तो इस कैलकुलेशन के साथ है कुशासन, तो जो आपका दावा है तो छत्तीसगढ़ के संदर्भ में तो दिखाई देता है 71 सीटों के प्रचंड जनादेश के रूप में, पर मध्य प्रदेश में आपके साथ ऐसा समर्थन दिखा नहीं सुप्रिया जी। इस बार दिखेगा जी, मुझे मेरी बात लिख कर ले लीजिए। मध्य प्रदेश में आपको ये समर्थन दिखेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आपने बात कही कि लगातार जीते, जी नहीं, भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव हारी है। वो बिहार भी हारे थे, वो गोवा भी हारे थे, वो मध्य प्रदेश भी हारे थे, वो राजस्थान भी हारे थे। जो सरकारें ईडी, इनकम टैक्स और पैसे के बल पर चोरी से बनाई जाती हैं, वो मताधिकार नहीं है, वो ना बहुमत है, वो चोरी से बनाई हुई सरकारें हैं। पर मध्य प्रदेश के संदर्भ में तो ईडी सीबीआई का कोई खेल हुआ नहीं। 2003, 2008, 2013 मध्य प्रदेश में पैसे का इतना बड़ा खेल हुआ, आप कह रहे हैं ईडी का खेल नहीं हुआ जी। मध्य प्रदेश में जिस तरह से गाजर मूली की तरह से विधायकों को खरीदा और बेचा जा रहा था, वो कौन कर रहा था? वो भारतीय जनता पार्टी कर रही थी। जब इस देश में कोरोना की सुनामी आई थी तो सदन क्यों चल रहा था? क्योंकि चुनी हुई मध्य प्रदेश सरकार को गिराना था। पर ये तो सवाल है ना कि भाजपा खरीद रही थी तो कांग्रेस बिक क्यों रही थी? मुझे लगता था जो बिकने वाले हैं वो चले गए, अब नहीं बिकेंगे। चलिए, आपका जो आत्मविश्वास है उस आत्मविश्वास के लिए शुभकामनाएं। पर आखिरी सवाल की ओर रुख करता हूं। सामूहिक नेतृत्व पर आई है भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में, और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आई है सामूहिक नेतृत्व पे। शिवराज जी के प्रति अविश्वास के तौर पर देखते हैं मध्य प्रदेश में भाजपा के सामूहिक नेतृत्व को, तो छत्तीसगढ़ में क्या देखें? मुझे लगता है सामूहिक नेतृत्व से किसी को तकलीफ नहीं है जी। मुझे लगता है नेतृत्व की विहीनता से तकलीफ है। अगर इस देश के प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश के मंच पर, जहां पर एक चुने हुए मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, उनका उल्लेख भी नहीं करते हैं, उनका सम्मान भी नहीं करते, उनका जिक्र भी नहीं, आपने उनकी योजना की बात नहीं करी, चलिए कोई बात नहीं, आप आत्ममुग्ध हैं, आप उनका उल्लेख तो करिएगा, आप उनका नाम तक नहीं लेते हैं, ये असम्मान है। और ये सामूहिक नेतृत्व नहीं है, ये डर कर चेहरा बदलने की कोशिश है। हमारे यहां हर वर्ग का नेता है और बिल्कुल सामूहिक नेतृत्व की हम बात करते हैं। ऐसी बात होनी चाहिए, ऐसी बात अच्छा है होना।
सामूहिक नेतृत्व की बात करते हैं। भूपेश बघेल के नेतृत्व में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए प्रचंड बहुमत से आई, 5 साल सरकार चली। जिस सरकार के कामकाज को आप मिसाल के तौर पर देखते हैं, इस सरकार की कई योजनाओं को मध्य प्रदेश और राजस्थान या जहां पर भी चुनाव हो रहे हैं वहां के घोषणा पत्र का हिस्सा बना रहे हैं। इसके बाद उस व्यक्ति के नेतृत्व को बनाए रखने के संदर्भ में संशय क्यों सामूहिक नेतृत्व? संशय ना संशय बिल्कुल नहीं। देखिए, संशय और सामूहिक नेतृत्व में अंतर है। मुझे लगता है हमारे बहुत सारे नेता हर वर्ग से आते हैं जिनका चेहरा हम दिखाना चाहते हैं। इसमें कहीं पर भी बघेल साहब की नेतृत्व पर कहीं संशय नहीं है। मुझे लगता है उन्होंने दमदार सरकार चलाई है और ऐसी सरकार चलाई है जिसको प्रताड़ित करने के लिए, जिसके खिलाफ ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई भेजने में कोई कसर नहीं छोड़ी है मोदी जी ने। उसके बाद भी आंख में आंख डालकर लड़े हैं और पद से भ्रमित नहीं हुए। सरकार बहुत बढ़िया चलाई है, मुझे नहीं लगता कोई संशय। ये कहां से शब्द आया? नहीं, अगर संशय नहीं है तो क्या सुप्रिया श्रीनेत जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है वो ये कहने की स्थिति में है कि कांग्रेस फिर प्रचंड बहुमत के साथ या बहुमत के साथ जब आएगी तो मुख्यमंत्री के तौर पर भूपेश बघेल ही होंगे? मुझे ऐसा लगता है ये 2018 से पहले भी किसी ने नहीं कहा होगा और 2023 से पहले भी मैं नहीं कहूंगी। मुझे लगता है बघेल साहब ने बहुत अच्छी सरकार चलाई है। मुझे लगता है कि 2018 से पहले वो बड़े सशक्त और बड़े प्रभावशाली नेतृत्व दिया उन्होंने कांग्रेस को यहां पर। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कुछ चीजें चुने हुए विधायकों पर और हमारे शीर्ष नेतृत्व पर, इंक्लूडिंग छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और उनके सहयोगियों पर छोड़ देनी चाहिए। मैं एक प्रवक्ता होने के नाते यहां पर बैठ के ये भविष्यवाणी कैसे और मुझे ये बात इसलिए पूछनी पड़ती है कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री न रहते हुए भी प्रियंका जी कहती हैं कि कमलनाथ जी जब आपकी सरकार बनेगी, आपके नेतृत्व में सरकार बनेगी, तो वहां पर व्यक्ति मुख्यमंत्री नहीं है तो भी स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री बहुमत आने पर कौन होगा। और जहां पर सरकार है, मुख्यमंत्री है, तो ये कहने से संकोच क्यों? नहीं, मुझे नहीं लगता कोई संकोच है। किसी ने यहाँ पे कहा है क्या कि आप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे? तो मैंने तो किसी को नहीं सुना ये कहते। मैंने तो केवल आपसे जानना चाहा कि मैं तो ये कह रही हूँ एज अ प्रवक्ता के नाते अगर मैं शीर्ष नेतृत्व का हिस्सा होती तो मैं जरूर कुछ कह देती। मैं एक प्रवक्ता हूँ, एक सेल की अध्यक्ष हूँ। मुझे लगता है कि मैं आई विल ओवरस्टेप माय बाउंड्री बिफोर। सुप्रिया श्रीनेत जी का कहना है कि अभी मैं राष्ट्रीय नेतृत्व का हिस्सा नहीं हूँ। तो सुप्रिया श्रीनेत जी को हमारी शुभकामनाएं, वो जल्द राष्ट्रीय नेतृत्व का हिस्सा बने। पर बहरहाल महत्वपूर्ण बात यह है कि उनका आत्मविश्वास है कि न केवल छत्तीसगढ़ में हम सरकार वापस प्रचंड बहुमत के साथ बनाएंगे, बल्कि मध्य प्रदेश में भी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने में सफल होंगे। सुप्रिया जी, हमारी शुभकामनाएं आपकी इस उम्मीद के संदर्भ में और आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी व्यस्तता के बीच हमारे स्टूडियो आने के संदर्भ में। दोस्तों, आज के चुनावी संवाद में इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नई शख्सियत से। मुझे दीजिए सलाम।